हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कैसे मौर्य वंश को खत्म किया गया और नए वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के बारे में हमने पढ़ा, पुष्यमित्र शुंग पढ़ा और उसके साथ उसके बहुत सारे साथियों के बारे में पढ़ा, उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि पुराणों में इनकी बात की गई है, शुंग वंश की, कनव वंश की। ईयर्स तक बताए गए हैं कि कितने सालों तक ये राज करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है कनव। तो ये माना गया है कि इस वंश की शुरुआत भी इसी तरह से की गई। जो शुंग वंश का आखिरी राजा था उसका कत्ल करके उसके ही किसी मंत्री ने गद्दी प्राप्त की। तो इसका टाइम पीरियड बहुत कम है हमारे पास, 73 BC से लेके 28 BC तक। कनव वंश में के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है और हर्ष चरित्र से मिलती है। तो बाणभट्ट का हर्ष चरित्र हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। उसमें ये लिखा है कि वासुदेव ने, जो वासुदेव उसका मंत्री है राजा का, उसने क्या किया था? हम देख सकते हैं कि एक दासी की सहायता ली, उसको रानी के रूप में बदल दिया। ये माना गया है जो शुंग वंश का आखिरी राजा है वो थोड़ा ऐशपरस्त राजा था, तो उसको मरवाने के लिए एक दासी की बेटी की सहायता ली गई और उसके सहायता से उन्होंने शुंग वंश के आखिरी राजा का कत्ल करके वासुदेव ने गद्दी प्राप्त की। तो उसने वहां पे एक नया वंश शुरू किया, वो है कनव वंश। तो कनव वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है पुराणों से। पुराण में लिखा है कि जो वासुदेव है उसको कन्वायन भी कहा गया है। कन्वायन ये माना गया है कि उन्होंने ये लिखा है कि ये ब्राह्मण लोग होंगे जो अगले 45 साल तक राज करेंगे। पुराणों में ऐसा मेंशन किया गया है कनव वंशवारी में। तो इसको कन्वायन भी बोला गया है वासुदेव को। ये लिखा है पुराणों में कि उसने 9 साल तक राज्य किया और उसके बाद अगली गद्दी उसके पुत्र को मिली। भूमिमित्र को उसने 14 साल तक राज्य किया। फिर उसके बाद उसकी गद्दी उसके पुत्र को मिली नारायण को, उसने 12 साल तक राज्य किया। फिर उसके बाद है सुशर्मा, सुशर्मा ने 10 साल तक राज किया। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है कनव वंश के शासकों की। इसके अलावा हमें इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि हमने शुंग वंश की कला के बारे में बात की है, रिलीजन के बारे में बात की है, या उनके इंस्क्रिप्शंस जो हमने देखे हैं। इसके अलावा लिटरेचर की बात की है तो इनके बारे में हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है। हाँ, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है भूमिमित्र। तो ये माना गया है शायद वो भूमिमित्र के समय के सिक्के हैं, या हो सकता है कि उसके पुत्र ने वो सिक्के बनवाए हैं। ये कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये माना गया है कि जो कनव थे इन्होंने मगध के इलाके पे राज किया और शायद वहीं से ये लोग कहीं आसपास चले गए, क्योंकि जब इनका समय है कई जगह पे इन्हें शुंग वंश के समकालीन माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनके समकालीन नहीं है। साइमल्टेनियसली उनका राज्य नहीं चला है, बाद में आए हैं ये, ठीक है। तो ये माना गया है कि पंजाब में उस वक्त यूनानी लोगों का अधिकार हो गया था, जो ग्रीक हम आगे पढ़ने वाले हैं, विदेशी आक्रमण। और उसके बाद विदिशा में अभी भी शुंग वंश ही चल रहा था जब कनव वंश शुरू हो गया। शुंग वंश का हालांकि आखिरी राजा मार दिया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी, पुत्र, उनके राजकुमार या ऐसे भी कोई उनके सैनिक, सभी में से कुछ भी हो सकता है जिन्होंने विदिशा में अभी तक अपना शुंग वंश चला रखा था। और जो कनव है ये मगध में ही इन्होंने राज किया है, ये इनके बारे में ज्यादातर माना गया है। अब ये माना गया है कि कनव वंश का खात्मा कैसे हुआ, तो सेम उसी वक्त ये माना गया है इनको युद्ध करने पड़े शायद आंध्र जाति के साथ। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश, तो ये माना गया उन्होंने इनके ऊपर हमले किए, तो शायद उन्होंने इन्हें पछाड़ दिया। तो कुछ श्योरिटी नहीं है कैसे ये शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ। तो ये, लेकिन ये वंश एग्जिस्ट करता था, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है सातवाहन। तो अभी हमने पढ़ा कनव वंश, आगे हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। तो ये जो सातवाहन वंश है इसे आंध्र भी कहते हैं। तो क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने आंध्र इलाके में राज किया, तो ये इनको आंध्र भी माना जाता है, सातवाहन वंश को। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही आता है कि आखिर मौर्यों के बाद और मौर्यों के साथ साथ कौन कौन से जो वंश थे वो भारत में राज कर रहे थे। तो ये साउथ की तरफ के इलाके हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साउथ इंडिया में ज़्यादा इन्होंने अपना फैलाव किया अपने वंश का। हालांकि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में भी करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे से वहाँ से ये शिफ्ट हो गए। तो ये जो सातवाहन वंश है इनके सोर्सेज क्या हैं? ज़्यादातर जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं।
खुद इनके अभिलेख भी हमें मिले हैं। ये माना गया है कि ईस्ट और साउथ से हमें 7 अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, और साउथ वेस्ट में हमें 19 अभिलेख मिले हैं जिनमें से इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि पूरे सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहीं से नहीं मिल रही। बीच बीच में से कुछ ऐसे राजा जिन्होंने अच्छे काम किए, जो अपने बारे में लिख गए, या उनके बारे में उनके पुत्रों ने लिख दिया, वो जानकारी हमारे पास है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स उस समय के मिले हैं, लेड के, शीशे के मिले हैं, तांबे के मिले हैं, कांसे के मिले हैं, कुछ सोने और चांदी के भी मिले हैं। हालांकि पहले ये माना गया था कि सोने के सिक्के नहीं थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाइयाँ चलती हैं तो मिलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इन पुराणों के अलावा हमारे पास बुक्स हैं, गुनाडे की बुक है, बृहत कथा, इसमें से कुछ जानकारी मिलती है, शर्ववर्मन की बुक है, संस्कृत व्याकरण, यहाँ से कुछ हमें जानकारी खास नहीं मिलती। लेकिन ये माना गया है कि हाल के समय में एक राजा पढ़ेंगे हम, हाल, उसके समय में ये लोग उसके दरबार में थे, तो ये जानकारी इस तरह से हमें मिलती है कि उस समय में लिखा गया है। लीलाबाई की एक किताब है जिसमें उस समय के राजाओं के जो सैनिक अभियान है उनकी बात की गई है, लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं मानते, इसे सच नहीं मानते कि ये उस समय का ही लिटरेचर है, तो फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये उनके सोर्सेस हैं। अब देखिए पुराणों में क्या लिखा हुआ है। जो मत्स्य पुराण है उसमें लिखा है कि जो सातवाहन है इन्होंने 460 ईयर्स तक राज किया, और ये वायु पुराण है उसमें लिखा है इन्होंने 411 साल तक राज किया। विष्णु पुराण है उसमें लिखा है कि 300 साल तक राज किया। और ये भी माना गया है कि इन पुराणों में ये भी बताया गया है कि इनके राजा भी अलग अलग बताए गए हैं। एक जगह पे ये लिखा है कि इनके 19 राजा हुए हैं, एक जगह पे तो इनके 30 राजा भी बताए गए हैं। तो ये अलग अलग जानकारी हमें मिलती रहती है, तो हम श्योर नहीं हो पाते कि आखिर इनके कितने राजा थे, कितने सालों तक राज किया। लेकिन जिनके बारे में हमारे पास जानकारी है हम वो डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? इन्हें आंध्र जातीय भी कहा गया है, आंध्र मृत्यु भी कहा गया है, आंध्र वंशी भी कहा गया है। तो आंध्र भृत्य, आंध्र जातीय, आंध्र वंशी इसलिए कहा गया क्योंकि फाइनली ये आंध्रा में शिफ्ट हो गए, तब से शायद ये आंध्र जाति के नाम से जाने लगे। आंध्र भृत्य, आंध्र जातीय, क्योंकि ये माना गया है कि ये लोग ब्राह्मण थे, शुंग और कण्व वंश की तरह थे। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? नासिक का एक अभिलेख, गुफा लेख है, नासिक का गुफा लेख, उसमें लिखा हुआ है कि एकमात्र ब्राह्मण कौन है? शतकर्णी। ठीक है, तो ये जो हम इनके कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास राजा हैं, इनके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में, तो उसको भी एकमात्र राजा बताया, ब्राह्मण बताया गया। एकमात्र ब्राह्मण कौन है? गौतमीपुत्र शतकर्णी। वो नासिक का गुफा लेख बनवाया किसने है? विशिष्ट पुत्र पुलमाई ने। ठीक है, तो जो पुलमाई है वो अपने लेख में ये बता रहा है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो अपने पिता को ब्राह्मण बता रहा है, एक महान ब्राह्मण बता रहा है। तो जो इसके अलावा हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये लोग कहाँ के थे। तो ये माना गया है कि ये महाराष्ट्र के लोग थे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो इलाका है वहाँ में एक प्रतिष्ठान नामक इलाका है, तो प्रतिष्ठान के आसपास के इलाके में ये लोग रहते थे। फिर इनका एक राजा है शतकर्णी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसने आंध्र के इलाके को जीता और आंध्र के लोगों को वहाँ से पछाड़ दिया, तो वो लोग आसपास चले गए और आंध्र में ये पक्के तौर से रहने लग पड़े। तो आंध्र की जीत उसकी जीत मानी गई है शतकर्णी की, और ये माना गया है कि उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। और नॉर्थ वेस्ट में भी थे ये, उत्तर और पश्चिम में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से ये निकल गए और दूसरे वंशों ने वहाँ पे राज किया। तो ये साउथ इंडिया में अपने वंश को चलाने वाले, आंध्र में चलाने वाले जो लोग थे, इन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य या आंध्र वंशी कहा गया है। तो ये सातवाहन वंश है। सातवाहन वंश की क्रोनोलॉजी हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिमुक, 235 से लेके 212 BC। अब देखिए ये जो 235 से 212 BC का समय है, हम साथ में देख सकते हैं कि मौर्य वंश हमारे साथ साथ चलता रहेगा। तो ये कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि सातवाहन वंश कब से शुरू हुआ है। तो इनका पहला राजा माना गया है सिमुक, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की है। तो इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। उसके बाद दूसरा है कृष्णा, जिसे कान्हा भी कहा गया, कई जगह पे तो इसका नाम भी नहीं मिलता, लेकिन इसका समय है 221 से लेके 195 BC तक।
फिर उसके बाद है श्री शतकर्णी पहला। अब हमारे पास कई कई राजाओं के बीच में टाइम पीरियड नहीं होंगे और इवन कई तो राजाओं के बीच में नाम ही नहीं होंगे। तो श्री शतकर्णी पहला एक पहला योग्य शासक माना गया है जिसने युद्ध किए, अपने इलाके को बढ़ाया, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, एक राजसूय यज्ञ किया है। इसका मतलब है कि वो एक ताकतवर राजा था और उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया है। और शतकर्णी के बारे में ये भी कहा गया है कि आंध्र को जीतने वाला पहला राजा शतकर्णी है, लेकिन इसके बारे में हम दोबारा से फिर पढ़ेंगे किसी और राजा के बारे में। उसके बाद है वेदश्री और सतश्री। ये माना गया कि उम्र में बहुत छोटे थे तो इनका राज्य इनकी माता नायनिका ने चलाया, तो इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। फिर है शतकर्णी दूसरा। शतकर्णी दूसरा जो है 100 अब हम देखेंगे कि कई नाम हमारे बार बार रिपीट भी होते रहेंगे, पहला, दूसरा, फिर ऐसे ही तीसरा, चौथा पढ़ते रहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें उनके नाम के पीछे 1, 2, 3, 4 लगाना ही पड़ेगा, तभी अंदाजा लग सकेगा कि किस राजा की बात हो रही है। तो शतकर्णी दूसरा है 166 से लेके 111 BC तक इसका समय बताया गया है। इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे तो वैसे मैंने हॉल लिखा है, लेकिन ये माना गया है कि इसके बाद लंबादरी, अपीलक, कुंदल शतकर्णी ये राजा भी शायद सातवाहन वंश के थे, लेकिन इन तीनों के बारे में या इसके अलावा कुछ और राजा भी थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक लंबा पीरियड है, डार्क एज माना गया है, 100 साल से भी ज्यादा लंबा पीरियड है, उसे ऐसी डार्क एज, काला समय माना गया है जिसके बारे में, जिस इतिहास के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इस समय में क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये डार्क एज के राजा हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद है हाल। हाल का समय है हमारे पास 20 से लेके 24 AD तक। अब ईसवी का समय शुरू हो चुका है, तो पिछली शताब्दी को हम निकल चुके हैं, BC को, ईसा पूर्व को खत्म करके हम ईसवी में आ गए हैं। महान राजा माना गया है ये, और एक शांति का दूत माना गया है। इसके समय में काफी शांति स्थापित की। ये एक अच्छा कवि भी था और इसने बहुत सारे कवियों को अपने दरबार में शरण भी दी, जिनमें से 2 हमारे पास हैं, शववर्मन और गुनाडेव, इसके दरबार के ही माने गए हैं। हॉल के बाद है हमारे पास श्री गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में ये कहा गया है, अब देखें इस वंश की खासियत क्या है, इन्होंने अपने समय में अपनी माताओं को बहुत इज्जत दी है। कैसे इज्जत दी है? इन लोगों ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम रखा है, तो ये बड़ी खास बात है। अब ये गौतमी पुत्र मतलब उसकी अपनी माता का नाम है। तो श्री गौतमी पुत्र शतकर्णी सबसे महान राजा माना गया है सातवाहन वंश का। 70 से लेके 95 ईस्वी तक इसका समय है। और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इसने जो नासिक अभिलेख बनाया है उसके पुत्र ने, उसने इसके बारे में लिखा है, एकमात्र ब्राह्मण है जिसने शकों पर जीत प्राप्त की है। तो शक जाति उस समय की एक विदेशी हमलावर जाति, हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसको हराने वाला ये माना गया है श्री गौतमीपुत्र शतकर्णी। सबसे महान शासक माना गया है। इसने वैनकटक स्वामी की उपाधि धारण की और एक नगर बसाया, वैनकटक नामक नगर भी। तो इसके बारे में ये जानकारी है। इसके अलावा इसकी अच्छी सेना थी, पैदल सेना को बहुत महत्व दिया गया है और अच्छा साम्राज्य स्थापित किया है। राजा था, राजा के मंत्री भी थे, कर व्यवस्था भी थी, न्याय व्यवस्था भी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। फिर है विशिष्ट पुत्र पुलमावी। तो मैंने आपको बताया है कि इसने एक नासिक अभिलेख हमने यहाँ पढ़ा है। विशिष्ट पुत्र पुलमावी ने नासिक गुफा लेख बनवाया है जिसमें उसने अपने पिता के ब्राह्मण होने की बात कही है। और इसकी खास बात क्या है, इसे पहला आंध्र सम्राट कहा गया है, फर्स्ट आंध्र राजा माना गया है। शायद जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि श्री शतकर्णी ने जीत प्राप्त की है, फिर माना गया है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जीतें प्राप्त की हैं, लेकिन ये माना गया है कि विशिष्ट पुत्र पुलमावी है जिसने पूरे आंध्र को जीत लिया है और उसके बाद उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बना लिया है। इसीलिए इसको दक्षिणा पथेश्वर भी माना गया है, यानी कि दक्षिण की तरफ लेकर जाने वाला। उसके बाद हमारे पास है यज्ञ श्री शतकर्णी। ये एक ऐसा राजा है जिसने 120 से लेके 149 तक राज किया और ये वो राजा है जिसे व्यापार का बहुत शौक था, जल यात्रा का शौक था। तो इसके समय में व्यापार, जल यात्रा और जल सेना का काफी उत्थान हुआ। इसके समय के हमें कुछ सिक्के महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और
इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि दूसरे देशों से इनका व्यापार चल रहा था। उसके बाद है शिव श्री पुलमाई 150 से 156, श्री शिवकंडा शतकर्णी 157 से 159, उसके बाद है श्रीयना 160 से 189, स्वामी सकेशना इसने 6 साल तक राज किया है, वशिष्ठ पुत्र श्री चांद सतकर्णी उसने 10 साल तक राज किया है, और पुलमाई चौथा, इसके बारे में जानकारी नहीं है इसने कितने समय तक राज किया है। ये 15 और ये 3 16 17 18 हमारे पास हो जाते हैं 18, लेकिन ये कह रहे हैं कि 19 राजा या 30 राजा भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे राजा बीच में से मिसिंग है, बहुत सारा समय डार्क एज में चला जाता है। इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ हमारे पास ये 26 अभिलेख ही हैं जो इनके बारे में से ही जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत कुछ है सातवाहन वंश का जो हमारे पास अभी तक नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है। खुदाइयाँ चल रही हैं, लिटरेचर पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिस है। लेकिन ये एक महान वंश माना गया है आंध्र वंश, जो महान समय था जिसमें ब्राह्मण वंश को आगे बढ़ाया गया। इन्होंने बुद्ध धर्म को भी, उनको बुद्ध धर्म और जैन धर्म वालों को भी आज़ादी दी अपने धर्म मानने की, साथ साथ इस समय में हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म और शैव धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो ये वो समय है जब संस्कृत भाषा का उत्थान हो रहा है, फिर से हिंदू धर्म में वैष्णव धर्म शिव धर्म का फिर से उत्थान हो रहा है। लेकिन कई जगह पे इन ही राजाओं ने, इन महान राजाओं ने बुद्ध धर्म को भी ज़मीनें दान में दी हैं, जैन धर्म को भी दी हैं, कई सारा लिटरेचर भी उनका लिखा गया है। तो ये महान वंश माना गया है सातवाहन वंश। तो शुंग, कण्व और सातवाहन वंश के बाद हम पढ़ने वाले हैं विदेशी हमलावर, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश। तो कुषाण वंश भी पढ़ेंगे और विदेशी हमलावर भी पढ़ेंगे, और सिस्टम में चलेंगे कि ये वाले जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसमें पहले क्या है, फिर तभी हम अगले स्टेप पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।